जो है कि इन सर्विस टीचर थे, उनके भी आवेदन में 600 के आसपास वो पद, अगर उन्होंने सभी जगह ज्वाइनिंग ली है तो उन विद्यालयों में रिक्त पद हैं, वो भी पद यहाँ पर जुड़ने चाहिए। तो इसलिए जो है कि इफ एंड बट स्वीकार नहीं होगा। डिपार्टमेंट के सभी उच्च स्तर अधिकारी इस बात को सुन लें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि मैंने अपने YouTube परिवार से रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों से छुट्टी मांगी थी कि मैं 2-4 दिन जो भी है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाऊंगा। आप लोगों ने पूरी तरीके से मुझे सहयोग किया, उस सहयोग के लिए आप सभी लोगों को मैं दिल से बधाइयाँ देता हूं और अंतर मन से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोग इसी तरीके से अपनी कृपा दृष्टि, अपना प्यार स्नेह बनाए रखें और निश्चित रूप से जो भी अपडेट आएगा उस अपडेट को मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होता हूं, आप लोगों से बातचीत करता हूं। बहुत सारे साथी मुझे नहीं जानते थे, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ही बहुत सारे प्रांतों के, बहुत सारे राज्यों के लोग भी मुझे जानते हैं। एक्चुअल में आज मैं अब पुनः मुद्दे पर आता हूं और पुनः आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होता हूं कि एक्चुअल में मैं कौन हूं, क्या हूं। बहुत सारे लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि मैं भी वही प्रशिक्षारत प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एक कैंडिडेट हूं, एक बीएड प्रशिक्षित टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हूं। लेकिन सरकार ने आरटी एक्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद जितने भी प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त जितने भी विद्यालयों में जो भी बीएड प्रशिक्षित पढ़ा रहे थे, उनको केंद्र सरकार के माध्यम से एक नियम के तहत एनसीटी के रूल के अकॉर्डिंग, जो एनसीटी का अधिनियम 1993 है, एनसीटी का विनियम यानी कि रेगुलेशन 2014 है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करवाई गई थी। तमाम चीजें देखने के बाद, जो लोग मुझे पहले से जानते थे, तमाम चीजों के लिए हम अपने अभ्यर्थन के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत सारे साथी, क्योंकि जब मैं ही वो व्यक्ति हूं कि जिसने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के पूरे देश में आवाज उठाई। बहुत सारे साथी नहीं जानते होंगे कि अगर जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण पीडीपीटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर, पीडीपीईटी, ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स के लिए जो एनसीटी ने बनाया था, उसकी आवाज पूरे देश में मैंने उठाई। और इस आवाज को उठाने के लिए मुझे सबसे ज्यादा सहयोग करा हमारे जो इस समय केंद्रीय संयोजक हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेंद्र राणा जी। सुरेंद्र राणा जी ने जो है कि एक टीम मैनेजमेंट करके मुझे दिया, कि मैनेजमेंट करके उन्होंने वो टीम दिया। और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे अंदर आई कि सर, आप प्रत्येक पॉइंट को क्लियर करते हुए इस रिट पिटीशन को फाइल करें, इस याचिका को फाइल करें। तो आप लोगों को बता देता हूं कि अप्रैल 2021 को हमने इस केस को लेकर के पूरी तरीके से एडवोकेट के सलाहना शुरू कर दिया था। तो लगभग जून 2021 यानी कि 6ठे महीने में हमारा जो है कि केस माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड में ये केस फाइल हो गया था। वहीं से लगभग रिजल्ट लाने तक, वहां से हमें केस को लाने तक 4 साल लगे, पूरे 4 साल, यानी कि दिसंबर 2024 में इस केस में जो ऑर्डर पास हुआ है, उस ऑर्डर को हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पास चैलेंज किया है। तो आप लोगों को यह बता देता हूं कि इन 4 सालों में जो कड़ी मेहनत करी, प्रत्येक पॉइंट को क्लियर करा, तो बहुत सारे लोगों का हमें नेगेटिव कमेंट ये आता था कि जब एनसीटी का गजट 2018 ही नहीं रहा है तो तुम लोग कहां से वैलिड हो जाओगे। मैं उन साथियों को पुनः कहता हूं, 28 जून 2018 का
जो एनसीटी का मिनिमम क्वालिफिकेशन या प्राइमरी टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है या रेगुलेशन है या जो भी रूल है, उस रूल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम आप लोगों को बता देते हैं कि हम जो है कि 10 अगस्त यानी कि जो आप लोगों को अगस्त 2010 का जो चीज है उसको हमें देखना पड़ेगा, और 10 अगस्त 2017 का वो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर हम जो है क्वालिफाइड टीचर हैं, हम मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए, जिसके लिए 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां से एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से हमें शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये मिनिमम क्वालिफिकेशन करवाई गई थी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के एनसीटी के रूल से बाय कॉन्स्टिट्यूशनली रूल से भी पूरी तरीके से ये बाय लॉज कवर्ड रही। तो उसी को लेकर के आज मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों के साथ जो इंटरेक्ट हो रहा हूँ उसको लेकर भी मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं। फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों को चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में आपका केस देखते ही यूं खारिज कर देंगे, आपका केस देवेश शर्मा वाले केस के जजमेंट को देखते ही यूं ही पलट देंगे। तो ये चीज कर, तो हम आप लोगों को बताते हमारे केस में वो दम थे जब हाई कोर्ट में भी हमारे केस की सुनवाई हुई। तो आप लोगों को बता देता हूं 19 दिसंबर 2024 को फाइनल हियरिंग हमारी माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में हुई, लेकिन उसका जजमेंट देने में 7 जनवरी 2025 में उसका जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की तरफ से दिया गया। तो इतने दिन लगाए तो उस केस में दम नहीं था तो फिर क्या था, क्योंकि हाई कोर्ट में हमें अच्छे ढंग से सुना नहीं गया। तो अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि जैसा कि हमारा केस फाइल हुआ है, आप लोगों को सभी को मालूम है, तो आपको वो जजमेंट भी बताते हैं कि किसको हमने चैलेंज किया और किन किन जजमेंट को लेकर के हमने इनको केस को फाइल किया है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को हम बताएंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि जो फाइनल जजमेंट और ऑर्डर डेटेड 19 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से पास हुआ, तो उसी को लेकर के हम बात करेंगे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट पास हुआ, पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल से ये केस पास हुआ है, उसको लेकर के हमने जो है कौन कौन से रिट पिटीशन है यहाँ पर है। सबसे पहली चीज है रिट पिटीशन संख्या 364 गोपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये था। और दूसरा हमारा केस था 671 पुष्पा पांडे वाला केस था, इसमें भी 19 तारीख को जजमेंट आ गया। उसके बाद 460 2024 था, और उसके बाद 472 2024 था, और 454 2024 था, और 628 2024 था, साथ में 440 2024 था, और 670 2024। ये सारे जो है कि हाई कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन 19 तारीख को पास किया गया था, उसी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया था। सबसे पहली चीज आप लोगों को बता देता हूं, जो 10 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस केस की सुनवाई हुई, तो उसमें जो जस्टिस थे जस्टिस मिस्टर विक्रमनाथ जी की कोर्ट में और जस्टिस संदीप मेहता जी की कोर्ट में ये केस सुना गया। आप लोगों को बता देता हूं कि एनआईओएस डीएलएड मामले में भी जस्टिस विक्रमनाथ जस्टिस BR गवई के साथ रहे हुए, तो उनको सबसे बड़ी चीज एक प्लस पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जस्टिस विक्रमनाथ जी को पूरी तरीके से इस केस के बारे में मालूम है और एनसीटी के रूल से कवर्ड रहा है। ये सारे जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है एनसीटी रूल से कवर्ड है। तो यहाँ पर सबसे पॉजिटिव बात है जस्टिस विक्रमनाथ जो है कि वो BR गवई जी के साथ एनआईओएस डीएलएड केस में रहे हुए। अब आप लोगों को बता देता हूँ हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट को इस केस में उतारा गया था, गोपाल शंकर नारायण जी को जो सीनियर एडवोकेट है उनको उतारा गया था, और उनकी तरफ से ये केस जो है कि एक्सेप्ट भी हो गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से।
उन्होंने इस केस में महत्वपूर्ण पॉइंट रहे, उसके बारे में मैं डिटेल से आप लोगों को बाद में चर्चा करूंगा। और हमारे जो है कि AOR एडवोकेट मनदीप कालरा जी, वैभव यादव जी एडवोकेट, अनुष्णा सत्यपति जो है कि एडवोकेट हैं, और राधिका जलान जी हैं एडवोकेट हैं, और यशा एडवोकेट हैं, और विदापी जो है कि वो भी एडवोकेट हैं, और अनिश्ता नायर हैं वो भी एडवोकेट हैं, शेफाली त्रिपाठी जी हैं वो भी एडवोकेट हैं, विशाल सिन्हा जी हैं एडवोकेट हैं, तृष्णा चंद्रन एडवोकेट हैं। इतने एडवोकेट हमारी तरफ से उतरे थे। आप लोगों को बता देता हूँ, 1 2 4 6 2 8 2 10 11 एडवोकेटों की टीम हमारी तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उतरी हुई थी। आप समझ रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बता देता हूँ, रिस्पोंडेंट की तरफ से भी एडवोकेट उतरे थे, यानी कि उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवोकेट वहाँ पर उपस्थित थे। आप लोगों को बता देता हूँ कौन एडवोकेट उपस्थित थे। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। जो रिस्पोंडेंट की तरफ से एडवोकेट उपस्थित थे वो एडवोकेट दिनेश कुमार तिवारी जी थे, और उन्होंने इस केस की सुनवाई में जब केस को एक्सेप्ट किया, उसके बाद जो है रिस्पोंडेंट को नोटिस इशू हुए और दफ्ती वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों में मैं बाद में बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताता हूँ। रिस्पोंडेंट की तरफ से नोटिस इशू हुए तो कोर्ट से प्रार्थना की कि उन्होंने कि सभी याचिकाओं के अलग अलग जो जवाब देने के लिए मुझे समय चाहिए, जो इतनी याचिकाएं लगी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो ये अलग अलग याचिकाएं हैं, ये तमाम याचिकाओं का अलग अलग जवाब देने के लिए, अलग अलग एफिडेविट देने के लिए मुझे समय चाहिए। तो 4 सप्ताह का समय उन्होंने मांगा, 4 सप्ताह यानी कि 28 डेज का, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से और जस्टिस की बेंच की तरफ से उन्हें 4 सप्ताह का जवाब दिया। अब यहाँ पर एक चीज हम लगाते हैं कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, NIVAS DLED पूरी तरीके से 10 दिसंबर 2024 को वैलिड हो चुका है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या है कि उसके पक्षकार नहीं है, उसके पक्ष में नहीं है। ठीक वही खेल हम इस केस की सुनवाई के साथ साथ हमें भी अब देखने को मिल रहा है कि जो रिस्पोंडेंट एडवोकेट थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो नहीं चाहते कि जल्दी से इस केस में रिजल्ट आए। ये चीज मेरे को लगता है कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, दूसरे की नहीं, कि वो नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए सरकार ने ही, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताते हूँ, जो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हम लोग आए, हमारे पक्ष में कभी नहीं रही। हमने देखिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, जैसे कि डायरेक्टर इन एलिमेंट्री एजुकेशन थे, आप लोगों को बता देता हूं, रामकृष्ण उनियाल जी थे। सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने किया कि अगर सरकार भी हमारे पक्ष में थी, सरकार ने कहा कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन है, शिक्षा मंत्री ने कहा अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग जाकर के वहां निदेशालय में थे। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध करने वाले रामकृष्ण उनियाल जी हैं। रामकृष्ण उनियाल जी जो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा रहे, अभी रिटायर हो गए हैं 31 जनवरी का, उन्होंने हमारा विरोध किया। और उसके बाद जितने भी अन्य सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने हमारा जो है कि विरोध किया। वंदना गर्ब्याल जी ने विरोध किया। मैं आप लोगों को ये चीज बताता, वंदना गर्ब्याल जी जब निदेशक प्राथमिक शिक्षा रही तो उन्होंने भी हमारा समर्थन नहीं किया। ये तमाम लोगों ने जो है कि यहाँ पर रघुनाथ लाल आर्य जी कुछ समय के लिए जो है कि डिप्टी डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन रहे, तो उन्होंने चीजें समझने की कोशिश करी, और अन्य जो स्टाफ है उन्होंने भी जो है कि नहीं है सबसे ज्यादा। और दूसरी बात है अनुभाग की बात करूं मैं, अगर यहाँ पर सेक्शन की बात करूं, बेसिक एजुकेशन का जो भी सेक्शन की बात करता हूं, तो वहां पर भी जो है कि उन्होंने ये कहा कि अगर डिपार्टमेंट हमें लिख के देगा तो हमें नियमावली चेंज करने में कोई समय नहीं लगे। तो कुल मिलाकर के देखिए सरकार हमारे पक्षधर नहीं रही। ये मैं वीडियो में आज भी खुल के बोल रहा हूँ, ये सारे अधिकारी रिटायर्ड हो गए हैं। आप लोगों को अनुभाग ने हमें समर्थन, अगर सरकार चाहती तो हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन थे, ले ली, तो सरकार ने ही हमारा विरोध किया। अब यहाँ पर भी देखिए ना, ये टांगने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि NIVAS DLED वैलिड हो चुका है तो ये भी वैलिड होगा। तो ये जो है कि जितना समय लिया जा सके, क्योंकि पुरानी भर्तियों को लेकर के इनको कहीं कहीं डर लगता है कि कहीं कोई झालमेल ना हो जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2906 पदों की भर्ती आई थी, और कुल टोटल देखिए यहाँ पर एक झालमेल क्या दिख रहा है, उत्तराखंड जो प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट अभी प्रोसेसिंग है, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर झालमेल क्या आ रहा है कि भाई 2906 पदों में इन्होंने भर्ती निकाली, तो कुल आवेदन इनके पास 2200 मिले थे। कुल आवेदन जो आंकड़े बताते हैं, कुल आंकड़े 2200 में, तो सीधे सीधे यहाँ पर देखिए
2906 पदों में 706 पद तो यहाँ सीधे बच गए, नहीं बच गए, बिल्कुल बचे। तो आज ये क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई पद नहीं बचे। देखिए मैं डिटेल से बात, और इन्होंने उससे पहले जब भर्ती निकालने के लिए इनके पास 3600 पद थे, 3600 पदों में इन्होंने क्या करा, देखिए 2900 तो इनके पास 3600 कुछ पद थे, तो इन्होंने जो है कि 2906 पदों में भर्ती रहे, क्योंकि उस समय जो डाइट डीएलएड अभ्यर्थी थे, इन ट्रेनिंग थे, यानी कि प्रशिक्षण थे, तो उन्होंने कहा कि दिसंबर में आपकी जो है कि डीएलएड कंप्लीट हो जाएगी, तो हम 700 पद आप लोगों के लिए बचा के रख देते। 700 पद वो भी बचा करके रखे, इसी भर्ती के हैं 700। अब मैं आप लोगों को बता, ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा ध्यान से जरूर देखिए। अब 700 वो बचे, 700 ये बचे, तो कितने पद बचे पिछली भर्ती के, इनके पास कितने पद बचे, 1400 पद में टोटल जो भर्ती आने वाली थी, ये आंकड़ा मैं आप लोगों को 1400 पद तो यही हो गए। अब जो 2200 आवेदन प्राप्त हुए थे उसमें सेम वेतनमान, सेम क्वालिफिकेशन के आधार पर, और पहले से नियुक्त शिक्षक, यानी कि लेवल 6 में चयनित टीचर, यानी कि जो सहायक अध्यापक के पद पर लेवल 6 पर सेम वेतनमान में चयनित अभ्यर्थियों से भी इन्होंने आवेदन कर रखा था। आवेदन में इन्होंने क्या तर्क रखा था कि कैडर बदलने का अधिकार सबको, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता, उन्होंने कहा अगर कोई आईएएस ट्रेनिंग पा चुका, आईएएस बन चुका है, तो वो कैडर बदलने के लिए फिर से यूपीएससी के एग्जाम में बैठ सकता है। तो इन्होंने ये तर्क दिया, जबकि कायदे के अनुसार ये होता कि सेम वेतनमान, सेम क्वालिफिकेशन के आधार पर सेम पद पर चयनित अभ्यर्थी फिर उसी पोस्ट के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। यह वैसे जो है कि हर किसी चीज का क्राइटेरिया होता है, तो ये नियमों में बना रहा। तो इन्होंने इस नियम को भी संशोधित किया, और उसमें भी लगभग आपको मैं बता देता हूं, बहुत सारे टीचरों ने 600 के आसपास आवेदन आए थे, और अन्य राज्यों को भी मिलाकर के कुल 2200 आवेदन। अगर वो जो 600 टीचरों ने ज्वाइनिंग ली है, अगर उन 600 टीचरों ने ज्वाइनिंग नहीं ली, तो 600 पद तो वो भी बचे, या उसमें से कुछ टीचरों ने ज्वाइनिंग ले ली है, तो जो पूर्व के पदों, पूर्व के विद्यालय में तैनात थे, तो उस तैनाती स्थल पर तो वो पद रिक्त हो जाएगा, उस पदों की कोई बात नहीं कर रहा है। तो इन पदों पर भी बात करने की आवश्यकता है कि नहीं है। देखिए भाई साहब, देखिए हम अगर ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अपना केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया है, तो वो A to Z क्लियर करते हुए जाएगा। ये चीज मैं डिपार्टमेंट को भी चैलेंज के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि वो इवन बट मेरे साथ नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूं कि अगर डिपार्टमेंट के पास भी मेरा ये वीडियो जाता है, तो मैं डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं, इवन बट मेरे साथ नहीं चलेगा। मैं पहले से क्लियर करता हूं, इवन बट मैं नहीं लगाऊंगा। ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से करवाया गया है। आप कितना ही भी रख लें, आज नहीं तो कल गाज आप पे गिरेगी गिरेगी, ये बात आप रख लीजिएगा कि कोई भी जो है कि जो एनसीटी का अधिनियम बनाया है, एनसीटी को आपने क्वालिफिकेशन डिसाइड करने की जो पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 23/10/2010 को, 23 अगस्त 2010 को, 23/8/2010 को, ये चीज मैं थोड़ा सा वहां पर डेट गलत हुआ, 23 अगस्त 2010 को आपने एनसीटी को प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड करने के लिए पावर दी गई है। तो उसी पावर को आप अपनी ताकत से दबाना चाहते हैं। ये फिर बट A to Z मुझे क्लियर चाहिए, और ये वीडियो के माध्यम से ही मैं उन सभी ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों का अभिनंदन करता हूं जिनका केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक्सेप्ट हुआ है। उसमें क्या डिसीजन आया है, क्या नहीं आया है, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी छोटा मोटा मैंने जो भी आप लोगों के साथ चर्चा करनी थी वो कर लिया है। अगर मैं अपने में आ गया, इवन बट मैं डिपार्टमेंट के किसी भी सीनियर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड एजुकेशन, तो उसका मैं इवन बट नहीं सुनूंगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इवन बट के लिए मैं यहां पर पैदा नहीं हुआ। इवन बट के देगर से आप कोई भी तर्क देंगे वो नहीं होगा। A to Z आप बाय रूल आएंगे, बाय रूल जो भी चीजें होंगी बाय रूल हमें समझा के देंगे। ये चीज नहीं कि हम NIOS DLED वाले नहीं है, NIOS DLED समझ के आप हमारे साथ इवन बट नहीं करें। वो लोग बहुत सीधे हैं, इवन बट उनके साथ आप लोगों ने क्या इधर से उधर घुमा रहे हैं, जबकि वो लोग क्वालिफाइड लोग हैं। तो क्वालिफाइड लोग होने के बाद भी आप उनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, तो वो भी इवन बट तो आपका निकालेंगे ही निकालेंगे। ये जो चीजें देख लीजिए, इवन बट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। तो कुल मिलाकर के पदों की संख्या मैंने आप लोगों को बता दिया ना। पिछली भर्ती के 700 पद बचे और 2200 आवेदन बचे, तो 2906 में भी 700 ये बचे। और उसके बाद जो है कि पूर्व से ही चयनित अभ्यर्थियों को सेम वेतनमान, सेम पद के लिए जो है कि आपने आवेदन किया था जो ऑलरेडी कार्यरत थे,
जो है कि इन सर्विस टीचर थे, उनके भी आवेदन में 600 के आसपास वो पद, अगर उन्होंने सभी जगह ज्वाइनिंग ली है तो उन विद्यालयों में रिक्त पद हैं, वो भी पद यहाँ पर जोड़ने चाहिए। तो इसलिए जो है कि इफ एंड बट स्वीकार नहीं होगा। डिपार्टमेंट के सभी उच्च स्तर अधिकारी इस बात को सुन लें। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।